ये बात को हमको समझना जरूरी है कि ये जो आज निर्णय हुआ है ये एनसीपी का निर्णय है और एनसीपी के विधायक दल हो, एनसीपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हमारे साथी हो, एक बड़ा डिसीजन, लार्जर डिसीजन, उसके तहत ये आज यहाँ के मंत्रिमंडल में अजीत पवार के नेतृत्व में शामिल हुए हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात करना कि ये निर्णय कोई अलग निर्णय है, ये एनसीपी का, पार्टी का निर्णय आज लिया गया है। शरद पवार जी के साथ अनेक वर्षों से मैं नजदीक काम करते आया हूं और इसलिए मैं आज के या कभी भी शरद पवार जी हमेशा मेरे आदरणीय नेता हैं और रहेंगे और उनके कोई भी बयान के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस आज के जो फैसला और आज का जो हमारा यहाँ का जो मंत्रिमंडल में अजीत पवार का शामिल होना, हमारे 8 साथियों का उनके साथ शामिल होना, इसको मैं पार्टी के ही परिप्रेक्ष्य में और दायरे में देखूंगा। पार्टी के विधायकों की आज बैठक हुई और पार्टी के विधायकों ने और पार्टी के बहुत सारे अहम जो हमारे साथी हैं उन्होंने ये तय किया कि हमने सरकार में शामिल होना चाहिए। देखिए, 2 बातें हैं। यहाँ पर एमबीए की सरकार थी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। ये सरकार भी पोस्ट पोल अलायंस था। हमारा अलायंस तो केवल कांग्रेस के साथ था। उस वक्त बहुत सारी चीजें, घटनाक्रम हुआ, आपने भी देखा, अजीत पवार ने भी शपथ ली थी। उसके बाद में भले वो सरकार 2 दिन में गिर गई और फिर एमबीए की सरकार बनी, लेकिन शिवसेना ये कभी हमारा नेचुरल अलाय था ही नहीं। शिवसेना और बीजेपी अलाइज थे। शिवसेना की विचारधारा तो बीजेपी से भी बहुत ज्यादा कट्टर है और उन्होंने कई वर्षों तक एक दूसरे का साथ देने के बाद जब अलग हुए तो हमने उनका दामन थामा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कोई हमारे लिए प्राकृतिक अलायंस तो था ही नहीं। अब जब हमने उस रास्ते पे जाना तय किया तो आज बीजेपी के साथ जाना ये इसलिए भी हमारे लोगों को, हमारी पार्टी को जरूरी महसूस हुआ 2-3 बातों को लेकर। पहली बात तो एमबीए का अलायंस जो हमारा यहाँ पर, मैंने कहा, पोस्ट पोल अलायंस था। अब अगर आगे आने वाले समय में प्री पोल अलायंस करने की कोशिश करते तो जरूर बहुत सारी हमारे को समस्या आने वाली थी, ये हमको नजर आ रहा था। और जिस तरह से हमारा, ये ठीक है ऊपर से मीटिंग करना, सभा करना, लेकिन जब जमीन पे जब उसको हम अमल करने की बात करते तो बहुत मुश्किल काम ये हमारे लिए साबित होने वाला था। और मैंने कहा ना कि जैसे ऑपोजिशन की भी बात करें, आप पटना की अगर आप मीटिंग देखें, मैं गया था वहां, सभी दलों की मतलब जो भाषा है वो ठीक है, वो अच्छी बात लगती है, बंद कमरे में नहीं हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, मिलजुल कर करेंगे। ये एक बोलना एक होता है, उसको कार्यान्वित जमीन पे आप किस तरह से उसको करेंगे, एक करोगे, लोगों को 1-to-1 फाइट के लिए तैयार करोगे। और वो मीटिंग में ही हमको दिख गया ना डिफरेंसेस, जिस तरह से वो दिल्ली के ऑर्डिनेंस के बारे में कांग्रेस और आप पार्टी का अलग अलग उनके व्यूज होने लगे। फिर अभी यूसीसी में आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की बातें अभी ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो ये सब बातों को लेकर और कई विपक्षी दल जो महत्वपूर्ण है, काफी सीटें जो अपने देश में जीत कर आते हैं, वो उस विपक्ष की अलायंस में तो तैयार नहीं थे आने के लिए। तो आज हम नो डाउट विपक्ष अलायंस की जब बात करते थे तो उसमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं। इस देश के लोगों ने कई अनुभव ऐसे कर चुके हैं कि जिसमें लोगों को अब भरोसा नहीं रहा है कि हम एक प्रकार से 10, 15, 20 पार्टियों की सरकार बना के उसको चला सके। ये एक बार नहीं अनेक बार ये तय हो गया है कि जब तक एक विपक्षी दल कम से कम 200 सीट लेकर नहीं आता है तो उसके इर्द गिर्द अलायंस बन कोई भी अलायंस बनेगा भी तो वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और फिर तो यहां तो लड़ाई होने वाली है, शुरुआत से ही लड़ाई होने वाली है। अभी मैंने कहा कि पटना में देखा कि एक वाकया बनना मुश्किल हो रहा है और अभी तो समय, ये तो अभी तो जल्दीबाजी हम बात कर रहे हैं, जब समय नजदीक आएगा तभी देखेंगे। तो इस वजह से आज जो भी एक हमने जो फैसला किया है, हमने भी लार्जर इंटरेस्ट में सोचा। हर चीज देखिए वक्त की बात होती है, परिप्रेक्ष्य बदलता है, उस वक्त की कोई हालात बदलते हैं।
आज एक बात तो सही है, मानना पड़ेगा, कल तक हम भले नहीं थे, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे लोकप्रिय हैं। हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय भी लिए हैं। हमारे देश के बाहर भी आप जाओ तो भारत का एक नाम और सर जो हमारा गर्व से हम एक उठा सकते हैं। तो ये सब बातों को लेकर सामान्य आदमी के मन में भी ये बात तो है कि भाई डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए एक आज के समय को और आज की घड़ी को बहुत ही सही नेता मिले हैं। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है। बीजेपी मेजॉरिटी अपनी खुद की लाने की वजह से एक तरह से देश के लोगों का विश्वास जीत पा रही है कि नहीं, ये जो बोलते हैं वो कर पाएंगे। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी आप देखिए, मैं महाराष्ट्र की बात अब कहूंगा क्योंकि आपने स्पेसिफिकली नेचुरली आज हम यहां पर सरकार में गए। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में आज अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहां पर भी सबसे बड़ा दल बीजेपी है। और बीजेपी सबसे बड़ा दल होने की वजह से इस सरकार महाराष्ट्र की भी जो है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने में वो कामयाब है और कामयाब रहेगा। और इसी वजह से यहां पर भी एक हमारे पार्टी के भीतर भी सोच इस प्रकार की बनी कि हमको यहां पर भी अच्छी सरकार बनाना है, स्टेबिलिटी के साथ बनाना है। हमारे यहां तो जो पहले हमारी जो 3 पार्टी की सरकार थी, हमारे को वो तो ठीक है 2 साल कोविड के थे, इसलिए कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो लोग काम करते थे सरकार में उनको मालूम है। आज इतने सारे विधायक छोड़कर जाके एक सरकार बीजेपी के साथ बनाते हैं तो कोई वजह तो होगी। तो इसी वजह से मेरा कहना है कि हमने जो निर्णय लिया है, हमारे विधायकों ने, हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर ये सोचा कि भाई ये रास्ता सही है और उसी रास्ते पे हम गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बीजेपी को कोई नंबर की तो जरूरत नहीं थी महाराष्ट्र में, तो बीजेपी भी हमसे जब हाथ मिला रही है तो नेचुरली एक उनको भी लगता है कि एक अच्छे पार्टी हमारे साथ जुड़ रही है और उससे एक अच्छा और अधिक काम हम यहाँ महाराष्ट्र में कर सकते हैं, महाराष्ट्र को और अच्छी स्टेबिलिटी दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सोच हमारी जितनी है तो उनकी भी थी। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आज देखिए, कोई भी चीज में हर चीज का एक वक्त होता है, हालात बदलते हैं। कई बार ठीक है, आपका ये कहना ठीक है कि 9 साल क्यों लगे, इसमें भी कुछ बातें हैं जो अब इस वक्त अब बोलने का कोई अर्थ नहीं है, पुरानी बातें हैं, उसको अब बहुत सारा पानी बह चुका है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जब आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए ना कहावत है, हमारा ये फैसला हुआ है और हमको लगता है कि हमने सही फैसला सही समय पे लिया है।